हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तीसरे लेक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे जो भी रिमेनिंग है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेके वो सारा हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो पहले हेल्थ से शुरुआत करते हैं दोस्तों, डिफेंस भी इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज़। रेयर डिजीज़ की ऐसा डेफिनेशन कोई हमारे पास इंडिया के पास है नहीं, ठीक है। अलग अलग कंट्री पर लैख अगर एक को होती है उसको रेयर डिजीज़ बोलेंगे। यूएस से लेके बहुत सी कंट्रियों ने इसके बारे में यहाँ पे अपनी अपनी डेफिनेशन अपनी कंट्री के हिसाब से निकाली। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारी रीसेंट ऐसी डिजीज़ थी यहाँ पे 15-15 करोड़ रुपए का उसका खर्चा है ना, तो लोग नहीं दे पाते। तो ऐसी डिजीज़ का देखो खर्चा भी इतना तभी बढ़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट बनती नहीं है ना, क्योंकि भाई स्कोप ही नहीं है। अगर कोई कंपनी हो तभी बनाएगी अगर बहुत सारे लोगों की डिमांड हो, है ना, उनको लगे कि हमें बेनिफिट होगा इसके ऊपर रिसर्च करके जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम भी एफर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट लेके नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़, ठीक है जी। अब यहाँ पे बोला कि क्या क्या बोला इन्होंने, जो कैटेगराइज कर दिया अलग ग्रुप में। ग्रुप ए के अंदर कुछ डिसऑर्डर रखती है, ठीक है, जिनको सिर्फ एक टाइम ट्रीटमेंट चाहिए वो। ग्रुप टू के अंदर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ग्रुप 3 के अंदर लॉन्ग टर्म तो चाहिए, ठीक है, बट वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी जिसके अंदर चाहिए, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने बोला हम क्या करेंगे, ग्रुप 1 जो है, जो ग्रुप ए के अंदर जो डिजीज़ होंगी उनके अंदर जो हम सपोर्ट करेंगे 20 लाख। पहले हमने जो 15 लाख सपोर्ट की थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने, तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो बेनिफिशरी क्या वो बीपीएल ही होंगे, नहीं, इससे अलावा भी होंगे। अब अपने ऐसे पढ़ना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास है ना, तो आपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है चीज़ें। अब यूपीएससी पूछिए, अच्छा ठीक है, वो गवर्नमेंट अब यूपीएससी पूछ देगी फुल कॉस्ट जो है गवर्नमेंट पे करेगी। अब ऐसा नहीं है, बस ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें जो है वो आपने साथ साथ में आपके माइंड में चलनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर बोला कि सिर्फ बीपीएल कवर करेंगे, वो भी स्टेटमेंट गलत है ना, और भी कवर करेंगे। उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करती है उस कंटेक्स्ट के अंदर देखना है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी होंगे, नेशनल रजिस्ट्री भी होगी, डेटा भी तो होना चाहिए अपने पास, कितने लोग हैं, कितनों को ये डिजीज़ है, टोटल कितने, है ना, तभी हम कुछ और एफर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा स्क्रीनिंग भी करेंगे। यहाँ पे जो निदान केंद्राज हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सेटअप की है, वहाँ उसके थ्रू हम स्क्रीनिंग करेंगे कितने लोगों को है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब चैलेंजेस ऐसा अगर आप बोलोगे प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है चैलेंज के अंदर वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको रखा गया। ग्रुप 1 इज़ ओनली फॉर फ्यू, ठीक है। ग्रुप 2 हैज़ बीन ओपनली लेफ्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला जो ग्रुप 2 के अंदर जो भी डिसऑर्डर है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपना एफर्ट कर सकती है। यही चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है। तो यूपीएससी पूछ सकती है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 यहाँ बोल दे कि जो टोटल डिजीज़ है ना, जितनी भी लिस्ट है, ठीक है जी, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही एफर्ट करेगी। वो स्टेटमेंट अपनी गलत होगी, यहाँ से इस से निकल के आती है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बारे में। ये सोसाइटी है दोस्तों, ठीक है जी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, जो भी लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से लेके उनको कुछ ना कुछ हेल्प करती रहती है, बस इतना हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर के बारे में बात करते हैं, वायरल डिजीज़ है, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, ये पिग एंड बोर को इन्फेक्ट करती है, और इससे अब जैसे चाइना के अंदर भी रिसेंटली हुआ, अब बहुत से पिग्स को ये डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके अब बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत लार्ज स्केल के ऊपर कुछ इसकी ट्रीटमेंट है, तो उसके अंदर एक तो आप फैलने ना दो, है ना, जैसे आपने ट्रांसपोर्ट है, कहाँ से वो आ रहे हैं पिग्स, है ना, एक जगह कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कुछ वहाँ पे डिजीज़ तो नहीं, उससे प्रिवेंट कर लो। इसके अलावा फिर किलिंग ऑप्शन बचता है ना, वो ताकि आगे डिजीज़ ये बढ़ ना पाए दोस्तों। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आई थिंक कि भाई 99% ये स्टेटमेंट डेफिनेटली मिलेगी। कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, तो अभी तक कुछ ऐसा हमें कोई केस नहीं मिला, ठीक है। ये तो पिग फैमिली के अंदर ही ये डिजीज़ रहती है। ये पिक्चर है क्विक रिवीजन के लिए, वही चीज़ें जो हमने भूली, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लासिकल स्वाइन फीवर के बारे में बात करते हैं, हॉग कॉलरा भी कहते हैं, ठीक है जी, ये भी वायरल डिजीज़ है, इतना याद रखना। अब देखो ये फैमिली है, वायरस की फैमिली है। अब फैमिलीज हर एक डिजीज़ के अंदर है ना अलग अलग भी रहती है, लेकिन ये फैमिली के बारे में आपने जब पूरी डिजीज़ की अपनी लिस्ट है जो आपने पढ़ा है, तो एक बार इसको सर्च करना, और वहाँ पे जो भी डिजीज़ उनमें फिट बैठती हैं उनके अंदर है, इसी फैमिली को बिलोंग करती हैं, वहाँ पे आपने बस अपने नोट्स के अंदर मार्क कर देना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है जी, ओके।
WHO के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। इस कंटेक्स्ट को भूल जाओ जो हेडिंग है, वैसे WHO के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, ठीक है। ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, ये 2 स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जैसे उसका बजट है, अब कोविड के टाइम के ऊपर बजट के ऊपर काफ़ी इशू हुए, तो इसीलिए इस टॉपिक को इस कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ना है। तो WHO का जो बजट है उसको अप्रूव करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली देखती है। डायरेक्टर को जो जनरल है उनको सिलेक्ट करना, वो भी काम यहाँ पे ये देखते हैं। अब बात करते हैं WHO को पैसा कौन देता है। आपको पता है ट्रंप ने बोला था हम पैसा नहीं देंगे जब कोविड का टाइम आया था, ठीक है। ये डेटा है अपना WHO की साइड के ऊपर मार्च 2020 का, ठीक है जी, ओके, ठीक है दोस्तों, मार्च 2020 का है। तो उसके बाद ही जो ट्रंप ने काम किया था उसके बाद ही किया था, लेकिन उस टाइम के ऊपर जो फंडिंग थी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे US की बहुत ज़्यादा थी, ठीक है जी। अब यहाँ पे WHO को पैसा कौन देता है? WHO को पैसा कंट्री भी दे सकती है और बाकी लोग भी, मतलब वॉलंटरी है ना। यहाँ पे लेकिन 2 चीज़ें हैं। असेस्ड कंट्रीब्यूशन जो है, 2 टाइप की कंट्रीब्यूशन है। असेस्ड कंट्रीब्यूशन जो मेंबर स्टेट्स हैं, है ना, जो कंट्रीज़ मेंबर हैं WHO की, वो देंगी, ठीक है जी। इसके बारे में अभी पढ़ते हैं डिटेल में थोड़ा सा। उसके अलावा दूसरा टाइप है वॉलंटरी। वॉलंटरी के अंदर जो स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट, वो भी दे सकती हैं, एंड अदर कोई भी पार्टनर्स हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पैसा दे सकती है। मेंबर स्टेट अगर आप देखोगे वॉलंटरी भी दे सकती है, असेस्ड भी दे सकती है, ठीक है जी, ये दोनों दे सकती है। अब असेस्ड कंट्रीब्यूशन है क्या? अब WHO देखता है कि कंट्री की GDP के हिसाब से उसको पैसा देना होता है, ठीक है जी, और उतना जितना असेस किया उतना उसको देना ही है, ठीक है। उसकी कंट्री की वेल्थ एंड पॉपुलेशन के हिसाब से ये सारा कुछ मेज़र किया जाता है। अब ये होगी असेस्ड। दूसरी मैंने बताई थी वॉलंटरी। तो अब मेंबर स्टेट ने मान लीजिए असेस के अंदर दे दी, अब वो चाहती है कि और पैसा दूँ, तो वॉलंटरी के अंदर भी मेंबर स्टेट दे सकती है। इसके अलावा अदर भी यहाँ पे पैसा दे सकते हैं। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो वॉलंटरी की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एज़ कम्पेयर टू असेस्ड, ठीक है। असेस्ड अराउंड 20% जो टोटल बजट है। बाकी जो मेजर बजट WHO को आता है वो आता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से, ठीक है जी। ये हमने पढ़ दिया इसके बारे में। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। पहली बात इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। अब इसका जो भी रेफरेंस देती है, जो भी WTO के अंदर भी रिकॉग्नाइज है। बस ये 2 स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट इसके कंटेक्स्ट के अंदर है वन हेल्थ कंसेप्ट। इसका काफ़ी जो न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, वन हेल्थ कंसेप्ट के अंदर क्या है कि जैसे अभी अपना कोविड आया है ना, तो वहाँ पे कोविड के अंदर भी हमने ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, ठीक है, और एनिमल का एग्जिस्टेंस दोनों ओवरलैपिंग हुए, और बैट से जैसा बोला जा रहा है कि हमारे अंदर है, तो ये उस स्फीयर के अंदर, जो एनिमल का स्फीयर के अंदर इंट्रूजन है ह्यूमन की, दोनों को सस्टेनेबली रहना चाहिए। जितना हम एनिमल के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, उनका स्पेस को डिक्रीज़ करते जाएंगे, उतना ही चांसेस है कि एनिमल से ह्यूमन के अंदर डिसीज़ आ जाए। तीसरा है एनवायरमेंटल, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया से लेके इकोसिस्टम, ये सब मेंटेन करना है। ये तीनों कॉम्बिनेशन बनाती हैं वन हेल्थ, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है अगर इस कंटेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन आता है। मानस ऐप के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं साइंस के बारे में, क्या क्या वहाँ पे करना है, क्या क्या नहीं करना, ठीक है। इन्होंने रिलीज़ की मानस ऐप। मानस ऐप UPSC सीधा पूछ लेगी अब ये किससे रिलेटेड है, एक टाइप का क्वेश्चन। देखो ये किससे, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, बस इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे मेंटल हेल्थ हो गया, बस एक वर्ड आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, मैंने ये भी बता दिया, हमने क्रिएट किया था कि इसके लिए टू प्रोवाइड प्रैग्मेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए। अब PSA एडवाइस करता है, लेकिन इसको कौन देखता है, इसके कौन मतलब इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इसके लिए PMSTIAC है हमारे पास, ठीक है, काउंसिल है जो फैसिलिटेट करती है PSA को, ठीक है। मतलब अगर ये फैसिलिटेट करती है PSA को, वो प्राइम मिनिस्टर को आगे वो पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, DPIIT, ठीक है जी, नॉन प्रॉफिट वेंचर। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बनाया हमने कि ताकि एक वहाँ पे सीधा आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके टच में रहे, ताकि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहे। इस कंटेक्स्ट के अंदर अब क्लास इफेक्ट की बात करते हैं। कोविशील्ड की बात जब करते हैं, एस्ट्राजेनेका की बात करते हैं हम। एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन, इन दोनों के अंदर यहाँ पे देखा गया यूरोप के अंदर के भाई क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट काफ़ी बनते थे जब वैक्सीन दी गई, तो अब दोनों के सिमिलर इफेक्ट आ रहे थे। इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में आ गया कि ये क्लास इफेक्ट है। क्लास इफेक्ट होता क्या है? क्लास इफेक्ट होता है कि कोई भी मान लीजिए जैसे ये दोनों वैक्सीन थी, उनका सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर हो, कि उनकी फॉर्मेशन सिमिलर हो,
या सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो, ठीक है, और सिमिलर उनका जो इफेक्ट भी हो, जैसे यहाँ पे दोनों में ब्लड क्लॉट हमें देखने को मिले। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अब तीनों भी हो सकते हैं, तीनों से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, इन तीनों को ग्रुप किया गया क्लास इफेक्ट, ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा 5th सेशन हुआ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स के अंदर, ठीक है जी, यहाँ पे इनॉग्रेट किसने किया, FSSAI ने। इसके अलावा यहाँ पे हमने क्या याद रखना है, कोडेक्स स्टैंडर्ड के बारे में याद रखना है। कोडेक्स स्टैंडर्ड जो वॉलंटरी इन नेचर है, देखो आपके फूड जो है वो हाइजेनिक होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने हैं, ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर यहाँ पे दिया जाता है कोडेक्स स्टैंडर्ड के अंदर। यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है WTO के अंदर भी, और वॉलंटरी ऐसा नहीं हर कंट्री करने। अगर आप US और इंडिया का देखोगे, जैसे इंडिया चाहता है कि हम फूड जो है ना, यहाँ से US एक्सपोर्ट करें, वो बोलते हैं भाई इसका स्टैंडर्ड नहीं है, इसके अंदर ये कंटेमिनेशन है, इसका लेबल और ये मतलब तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे बता देते हैं कि आपको इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एक हमारे लिए हडल रहती है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो भाई फूड पहले है, उसके बाद हाइजीन तो बाद में देखेगा ना, पहले वो खाना तो मिले, है ना। तो अब ये चीज़ें जो है वर्ल्ड जो USA डेवलप कंट्री के अंदर तो ये काफ़ी मेंटेन है, लेकिन इंडिया के अंदर अपना FSSAI जो है वो अपने हिसाब से देखता है, और इंडिया के हिसाब से यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन रखे जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे रीजनल स्टैंडर्ड, हाँ इंडिया के अंदर कौन है, FSSAI इसके स्टैंडर्ड रखते हैं। अब अडल्ट्रेशन की बात करते हैं, कुछ ना कुछ मिल्क से लेके, है ना, हर एक चीज़ के अंदर यूरिया का काफ़ी यूज़ होने लगा था मिल्क के अंदर, फिर इन्होंने नीम कोटेड यूरिया लेके आए ताकि मिल्क के अंदर इसका यूज़ ना हो, कॉस्टिक सोडा। तो ये अपनी चीज़ें याद रखनी है ना, क्योंकि अडल्ट्रेशन के ऊपर हमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इधर आपको दे दिया मिल्क है, कोई दाल वगैरह पल्सेस है ना, और यहाँ पे अडल्ट्रेशन के थोड़े से टाइप दे दिए। अब देखो, अब यहाँ पे अडल्ट्रेशन की हमारे पास लिस्ट है, इस अडल्ट्रेशन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो सेम होंगी, है ना। मान लीजिए ए के अंदर भी वही है, अडल्ट्रेंट यूज़ किया जाता है, B के अंदर भी वही यूज़ किया जाता है। अब उन दोनों को आपने स्किप कर देना, जो खास है ना, मेन है वो, जैसे यहाँ पे यूरिया मिलता है हमें देखने को, ठीक है, उनको आपने बस याद रखना दोस्तों। टी कॉफ़ी के अंदर आप कॉफ़ी सीड वगैरह, तो यहाँ पे मस्टर्ड सीड, है ना, ये कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। वीट के अंदर भी है, फंगस आप याद कर सकते हो। इसके अलावा वेजिटेबल के अंदर कुछ कलर चीज़ें डाली जाती हैं, स्वीट है, ठीक है, इसके लिए टेस्ट भी क्या है वो भी यहाँ पे जो FSSAI की साइट ने भी बताया हुआ है टेस्ट। दाल, इसके लिए क्या है, स्पाइसेस के अंदर, स्पाइसेस वाला आप याद रख लेना क्योंकि इसके ऊपर ही था, ठीक है जी, ये याद रख लेना आपने। और इसके अलावा बटर क्रीम आइसक्रीम के अंदर एक ये दो आप याद कर लेना है। तो देखो मतलब याद ही करने वाले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है। अब ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए अडल्ट्रेशन कितनी है, FSSAI ने डार्ट्स लेके आई थी, ठीक है, और डार्ट एक और भी है जो हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था स्पेस के अंदर। यहाँ पे नासा ने एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने के लिए ये सिस्टम यूज़ किया था। FSSAI के बारे में क्या पढ़ना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, मतलब एक्ट के अंदर बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है, ठीक है दोस्तों, और यही अपनी नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट है जो इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये देखते मैंने ऑलरेडी ये बता दिया। अब इसके कुछ इनिशिएटिव किए, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम लेके आए, ठीक है जी, लाइसेंसिंग के लिए। उसके अलावा रुको लेके आए, रीपरचेज यूज्ड कुकिंग ऑयल, बहुत सारा यूज्ड कुकिंग ऑयल। देखो कुकिंग ऑयल के अंदर ऑयल जो है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जैसे जैसे ब्रेक करते जाते हैं उसका जो पोलैरिटी इंक्रीज करती जाती है, जिसको हम टोटल पोलर कंपाउंड बोलते हैं दोस्तों। अब ये TPC है, ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ये शो करता है कि आपने कितना ऑयल को ज़्यादा गर्म करते गए हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो वेजिटेबल ऑयल के लिए ये 25 है, उससे ज़्यादा होगा तो आपने उसको कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करना, आप वहाँ पे हम बायोफ्यूल वगैरह कुछ वहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा इंडियन फूड लेबॉर्ट्री नेटवर्क है, ठीक है, ये लेबॉर्ट्री का नेटवर्क है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। जैविक भारत पोर्टल, ये किसके लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए, ठीक है दोस्तों। FSSAI अपेडा एंड PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, तो यहाँ पे PGS के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो स्लीपी क्लासेस की साइट के ऊपर जाना, डिटेल में अगर दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है तो वहाँ पे आप DND वाला जो फोल्डर है उसके अंदर इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर ये इसको आपने Ctrl F करना है और इसको टाइप कर देना, आपको मिल जाएगा। दोनों के अंदर कंपैरिजन किया हुआ है, बहुत ही वो इंपॉर्टेंट है। इबोला वायरस डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, UPSC ने पूछ लिया एक बार क्वेश्चन कि कौन कौन से रीजन के अंदर ये आउटब्रेक हमें देखने को मिलता है। RNA वायरस है, ठीक है, 2 साइमल्टेनियस। अब इसका ओरिजिन जब पहली बार अपीयर हुआ, अकॉर्डिंग टू ये जो स्टेटमेंट है WHO की साइट के ऊपर आपको मिलती है इबोला के बारे में,
यहाँ पे बोला गया कि 2 साइमल्टेनियसली आउटब्रेक्स हुई थी। इबोला रिवर तो हम याद रखते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, ये सब चीज़ें याद रखते हैं ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, वहाँ पे पहली स्टेटमेंट लिखी है 2 आउटब्रेक साइमल्टेनियसली हुई थी, 1 इन नजारा साउथ सूडान, ठीक है जी, साउथ सूडान के अंदर, दूसरी DRC के अंदर। अब साउथ सूडान का नाम तो हमने ज़्यादा पढ़ते नहीं है, हर जगह DRC का नाम पढ़ते हैं। तो साउथ सूडान क्योंकि वहाँ से नेम आया है ना, इबोला रिवर का नाम पढ़ते हैं हम, तो साउथ सूडान का भी नाम आपने याद रखना है। अब हो सकता है UPSC साउथ सूडान डाल दे कि स्टार्टिंग के अंदर ये वहाँ पे देखी गई थी, तो आपको होगी गलत है ये स्टेटमेंट, है ना। तो वो स्टेटमेंट गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। इबोला रिवर जो ट्रिब्यूटरी है कॉन्गो रिवर की, तो ये आपने वैसे अगर ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन देखो इबोला का कि आपने टच कर दिया, किसी कट है, फ्लूड है, उससे सिक्रीशन, है ना, ऐसी चीज़ों से ये फैलता है। तो बहुत ज़्यादा जो एयर वगैरह से सीधा जैसे अपना कोविड है, इतना यहाँ पे ट्रांसमिशन इसका है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कंटेक्ट से ही यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एक और स्टेटमेंट है, ये आपने याद रखनी है। अब UPSC पूछ ले कि प्रेग्नेंट मदर से या मदर मिल्क से, है ना, फैलता है, तो यहाँ पे बोला गया कि मिल्क के अंदर ये कैरी करता है इबोला, और चांसेस है, हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है कि बेबी को भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। क्या वैक्सीन है इसकी? हाँ वैक्सीन है, यस। नाम नहीं याद रखना, हाँ है, बस इतना ध्यान रखना है। कौन कौन से एरिया के अंदर है? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये एरिया है, एक ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमें आउटब्रेक्स देखने को मिली। ब्लैक फंगस की बात करते हैं। कोविड के टाइम के ऊपर ऑक्सीजन का काफ़ी चला कि भाई ऑक्सीजन चाहिए, है ना, लोगों को। वहाँ पे सिलेंडर के अंदर अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर वहाँ पे आ गया ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन के यही प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने जैसे लोकल PSA आप इंस्टॉल करते हो, पानी से आप ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हो। अब वहाँ पे अगर मान लीजिए आप पानी से ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हो, थोड़ा बहुत मॉइस्चर ऑक्सीजन के अंदर आ गया, अब वो मॉइस्चर जो है हमारे लंग्स के अंदर चला गया, तो उस मॉइस्चर कंडीशन के अंदर जो एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मल ब्लैक फंगस होती है, वो ज़्यादा बॉडी के अंदर होने के चांसेस है। यही है चीज़ जो ब्लैक फंगस हमें क्रिएट करती है। तो मतलब जैसे अभी घर के लिए भी आए हैं ना ऑक्सीजन वाले, कि आपने ऑक्सीजन, ठीक है, जनरेट की एयर से, तो पानी की एक थोड़ा सा कंटेनर वहाँ पे लगता है, जहाँ से होके थोड़ा सा मॉइस्चराइज करती है ऑक्सीजन। अगर वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन या कुछ हो गया, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे ब्लैक फंगस की देखने को मिलती है हमें, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके यहाँ पे, इसके अलावा वाइट फंगस की भी आई अभी रिसेंट टाइम के अंदर, केसेस देखे गए बिहार के अंदर भी। भाई अगर किसी की लो इम्यूनिटी है तो वहाँ पे उसको वाइट फंगस के भी चांसेस हैं। जो इसके सिम्टम है वो भी कोविड की तरह ही थे, तो इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि स्टार्टिंग के अंदर ये वाइट फंगस है, कोविड है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो इसके बारे में ऐसा नहीं कि इसका कोई इतिहास रहा हो बहुत बड़ा, तो इतना ज़्यादा हमारे पास डिटेल इसकी है नहीं, ठीक है जी, ओके। अब लंपी स्किन डिजीज, लंप बन जाने, ठीक है, मतलब नोड्यूल इस टाइप के, और ये बुफेलो एंड कैटल के अंदर देखे गए रिसेंटली, ठीक है दोस्तों। वायरल डिजीज़ है, पहली बात आपने ये याद रखना है, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे स्प्रेड करती है बाय ब्लड सकिंग इंडेक्स, सॉरी इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज, है ना, टिक्स हैं, ये सभी यहाँ से हमें ये स्प्रेड करती है। नो ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, तो अब यहाँ पे अभी तक हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, अब क्या ये यहाँ पे ग्लोबल स्प्रेड है, इस देने का इसका मतलब क्या है? अब UPSC पूछे सिर्फ यहाँ पे इंडिया के अंदर ही देखी जाती है, वर्ल्ड के अंदर और कहीं नहीं, इसके लिए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे अफ्रीका से लेके देखो आप रशिया तक कहाँ कहाँ कंट्रीज़ के अंदर देखी जाती है। तो रिसेंटली यहाँ पे हांगकॉन्ग, भूटान, वियतनाम, तो आपको सिर्फ आइडिया लेना है कि अच्छा ये ऐसा नहीं है कि एक ही रीजन के अंदर, उधर भी देखी गई है, इधर भी देखी गई है, बस। इसके अलावा वहाँ पे कौन कौन सी कंट्री हैं वो नहीं UPSC पूछेगी। UPSC पूछेगी बस इंडिया के अंदर ही ये एंडेमिक है और कहीं पे हमें डिजीज़ नहीं देखने को मिलती, तो वो आपने पॉइंट ध्यान रखना है उसको। इसके अलावा जो अभी हमने पढ़ा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, उसने डिक्लेयर किया नोटिफाइबल डिजीज़। नोटिफाइबल डिजीज़ का मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री के अंदर ये डिजीज़ है, उस कंट्री को इसको बॉडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारी कंट्री के अंदर ये डिजीज़ है, ताकि हम उसको टैकल करें। तो ये कंटेक्स्ट एक आपने याद रखना। इसके अलावा 2-deoxy-D ग्लूकोज, DRDO ने एक ड्रग बनाई है, ठीक है, नाम याद रख लेना किसने बनाई है, DRDO ने, ठीक है जी। अब वो बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ ऐसा, वो नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए किसी को ये देते हैं तो वायरल लोड कम होता है बॉडी के अंदर और पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कम होती है, ये हमने ध्यान रखना,
ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ी सी और इसके अंदर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इसके अंदर जो भी, जैसे मान लीजिए आपने कुछ अप्रूव करवाना है ना, वैक्सीन अप्रूव करवानी, ये वो सारा इसके अंदर काफ़ी रोल इसी का ही है। ठीक है, CDSCO के अंदर है अपना ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो ये सारा देखते हैं, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कि जैसे अप्रूवल देना है, लाइसेंस देना है डिफरेंट कैटेगरी के ब्लड, ये तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अभी आएगा आगे, तो वहाँ पे बताऊँगा दोबारा। अब बर्ड फ्लू अभी रिसेंटली H10N9 ये N3 ये देखा गया। ठीक है जी, चाइना के अंदर। इसके अलावा H7N9 स्ट्रेन है, ये भी चाइना के अंदर देखी गई। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस को, जब हम कैटेगराइज करते हैं ABCD वाइज करते हैं, इस कंटेक्स्ट के अंदर तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन WHO ने वहाँ पे साइड के ऊपर स्टार्टिंग में ही इसी को दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। जो A है, ठीक है, टाइप, यहाँ पे फ्लू पेंडेमिक वगैरह जो भी हम आज डिस्कस करते हैं, बर्ड फ्लू से लेके स्वाइन फ्लू, वो A कैटेगरी का ही पार्ट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। B जो है वो लेस सिवियर है, C जो है वो बहुत ही माइल्ड है, और D जो है ये कैटल को अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं A की। A को कैटेगराइज किया गया, A के अंदर जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन है वो प्रोटीन टाइप के हैं, जैसे हीमोग्लूटिनिन है एक, ये H को डिनोट करता है ना, न्यूरामाइनाइडेज है, N को डिनोट करता है। अगर आप देखोगे जैसे H7N9 है, तो यहाँ पे क्या है, H क्या है हीमोग्लूटिनिन, N क्या है न्यूरामाइनाइड, इसी के बेसिस के ऊपर इनके नाम है। हमें क्या याद करना है, हमें ये याद करना है दोस्तों, यहाँ पे जो A के अंदर मैंने टाइप बताया, एवियन इन्फ्लुएंजा एंड स्वाइन इन्फ्लुएंजा, है ना, यही दो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और आज तक यही पढ़े। तो इनके किस किस से होता है और ये किससे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा G4 स्ट्रेन भी देखी गई H1N1 की रिसेंटली। ठीक है, बर्ड फ्लू, ये इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। बर्ड फ्लू स्प्रेड हो सकता है, जैसे पोल्ट्री के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बर्ड को मारा भी जाता है उस टाइम के ऊपर, तो अगर वहाँ पे बंदा इन्वॉल्व है, कुछ काम कर रहा है, उसको हो सकता है। इसके अलावा वो फड़फड़ाता है ना, जैसे मतलब फड़फड़ाता नहीं, मतलब उड़ने की कोशिश करता है ना, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत वायरस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, जिससे जो इंसान के अंदर आ सकता है। ये चीज़ें आपने, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, अब यहाँ पे कोविड के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग यूज़ की गई। ड्रग का नाम नहीं याद करना, लेकिन होता क्या है, देखो अपने जो नॉर्मल सेल है ह्यूमन बॉडी की, अगर हम देखेंगे भाई जो अपना हाथ है वो इतना ही लंबा है, थोड़ा बहुत किसी का ज़्यादा लंबा हो सकता है, किसी का कम लंबा हो सकता है हाथ, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि भाई इनकी कंपोजिशन एक जैसी है, जो सेल है वो ग्रो करता है, एक टाइम के ऊपर रुक जाता है, उसके बाद ऐसा थोड़ी हमारी सारी ज़िंदगी हाथ लंबे रहते हैं, है ना, हम कानून थोड़ी हैं जिसके हाथ लंबे हो जाएंगे। तो अब हमारे हाथ तो इतने ही हैं। अब यहाँ पे जो सेल है उसकी एक पर्टिकुलर ग्रोथ है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है। लेकिन जो कैंसर ट्यूमर के अंदर क्या होता है कि जो ग्रोथ, जब हम जो सिग्नल है ना, जो कंट्रोल करते हैं वो उन फेल हो जाते हैं। अब सेल की ग्रोथ होती रहेगी और जो ट्यूमर बन जाता है। अगर मुझे एंटीबॉडी बनानी है तो मैंने एंटीबॉडी सेल के अंदर डाली, वो सेल की तो एक लिमिटेड ग्रोथ है, वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी है, शीप रेड ब्लड सेल डाले हुए हैं यहाँ पे रेड के अंदर, और यहाँ पे इतना समझो एंटीबॉडी जनरेट हुई है। ठीक है, अब एंटीबॉडी जनरेट हुई है, अब मैंने माइलोमा सेल लिया साथ में। माइलोमा सेल का मतलब है ट्यूमर वाला सेल। अब इसकी जो ग्रोथ है वो तो अनलिमिटेड है ना, ग्रोथ अनलिमिटेड है, ये रुकेगी थोड़ी ना ग्रोथ, है ना, क्योंकि ये तो ट्यूमर सेल है। अब इसको साथ में मिक्स किया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती गई और अपनी एंटीबॉडी भी बढ़ती गई। इसकी अब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी जो बढ़ गई, इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब यहाँ पे एंटीबॉडी यही हम यूज़ करेंगे लोगों को ट्रीट करने के लिए, ये है नॉर्मल प्रोसीजर, और इन्होंने कोविड के लिए भी ये यूज़ किया। ठीक है जी, ऐसे मैंने DND के अंदर, इसके अंदर वो कोविड के अंदर क्या क्या प्रोसीजर था, कैसे किया था, वो भी बताया था, लेकिन यहाँ पे अपनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम टू दी पॉइंट जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ना ही इतना टाइम है और ना ही हमें उसकी ज़रूरत है। अब बात करते हैं 75/260 जो UNG यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन है। अब ये वाली रेजोल्यूशन दोस्तों किससे रिलेटेड है, ये याद रखना है, HIV एड्स से रिलेटेड है। ठीक है जी, HIV एड्स जो है अपनी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल के अंदर T सेल B सेल होते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था इसके कि T सेल B सेल के अंदर इम्यूनिटी कैसे जनरेट होती है, जहाँ पे वैक्सीन पढ़ाया था। वहाँ पे CD4 सेल है जो T सेल का टाइप है, उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो
ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, HIV जो एक्ट 2017, यहाँ पे आपने क्या, मैंने डार्क किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है सारा, जो आपने थोड़ा सा पढ़ना है ना, फैक्चुअल स्टेट चीज़ें, तो ये आप एक बार पढ़ लेना दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे एड्स के बारे में 2 चीज़ें याद रखनी है, एक 90-90-90, ये स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड है, कौन सी डिजीज़ ऐसी है जहाँ से भी इससे रिलेटेड है, तो ये अपनी एड्स से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, 90% लोग जो हैं, है ना, पहले उनको अपना HIV के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे मतलब 100 लोग हैं, 100 में से 90% लोगों को पता चल गया उनका HIV स्टेटस। अब इन 90 में से 90%, ठीक है, लोगों को अपना HIV ट्रीटमेंट के ऊपर जाना है। अब इन्हीं 90 में से जो यहाँ पे 90% है, इन्हीं में से जो 90% फर्दर उनके अंदर जो वायरस है उसको हमने सप्रेस करना है, ये टारगेट है, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा बायोसेफ्टी लेवल, जो लैब है, लैब के अंदर कौन सी लैब के अंदर आपको इबोला, कौन सी लैब के अंदर आपको कोविड जो वायरस है उसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो, है ना, कौन सी लैब, ऐसा थोड़ी आपने स्कूल में लैब में कोविड को लेके कि भाई इसको करेंगे, कोरोना वायरस को चेक करेंगे, है ना, क्या क्या इसके अंदर, नहीं। अब उसको कुछ स्टैंडर्ड मिलते हैं, ठीक है, सेफ्टी लेवल मिलते हैं, जैसे बायोसेफ्टी लेवल 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे इस लेवल है जो हाईएस्ट लेवल है, कि मतलब जो भी अगर उसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं ऑटोक्लेव होंगे, सब कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक होगा, ताकि वहाँ पे जो भी लैब के अंदर काम कर रहा है उसके अंदर वायरस ना आ जाए। क्योंकि भाई ये वायरस बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे के अंदर, है ना। अगर ई कोलाई देखोगे, ये तो बच्चा हाथ में पकड़ के स्कूल में घूम रहा है इसको, है ना, इस बैक्टीरिया को, तो यहाँ पे ई कोलाई का तो कोई जो नॉर्मल लैब है उसके अंदर ही काम चल जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको ऑटोक्लेव वगैरह यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। अब बात करते हैं पीटर पैन सिंड्रोम। पीटर पैन सिंड्रोम के अंदर क्या है कि अभी रिसेंटली केस भी हुआ कि यहाँ पे बच्चे ने बोला कि मुझे बेल दी जाए, मुझे पीटर पैन सिंड्रोम। पीटर पैन सिंड्रोम का मतलब है कि आपका माइंड जो है वो सिर्फ बच्चे की तरह है और इंसान ग्रो कर चुका है, ठीक है जी। अब इसी तरह का एक सिंड्रोम है वेंडी सिंड्रोम, वहाँ पे कि जो वुमेन है वो है तो भी छोटी उम्र कम है, लेकिन वो एक मदर की तरह बिहेव करती है, ठीक है जी। इसी तरह मेंटल एक्ट जो हेल्थ एक्ट 2017, इसको भी आप देखो, इसके अंदर तो आपको टू द पॉइंट वैसे ही लिखा हुआ है, तो आपने एक बार इसको देख लेना है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे हेल्पलाइन भी निकाली हमने, किरण हेल्पलाइन किसने निकाली, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, बस मिनिस्ट्री का नाम याद। मंकी बी वायरस, मंकी बी वायरस पहले आइसोलेट किए गए 1932 के अंदर, उसके बाद अब ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी के अंदर डिटेक्ट किया गया, एक न्यू वर्ल्ड मंकी भी है ना, तो आजकल तो मॉडर्न मंकीज़ भी हैं, है ना। अब ट्रांसमिशन है, या अब ये कैसे ट्रांसमिशन होता है, मान लीजिए आप पहाड़ियों के ऊपर गए, वहाँ पे कुछ मंकी को अगर कोई डिजीज़ है वो उसने स्क्रैच मार दिया आपके, है ना, तब आपको हो सकता है, ठीक है जी। सलाइवा वगैरह वहाँ पे ये देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसके, तो इट मीन्स कि हमें ये याद रखना कि मंकी से ह्यूमन को हो सकता है, ठीक है जी। क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है इसका, अभी तक सिर्फ हमने एक केस ही देखा है इसका, ठीक है, सो पॉसिबिलिटी है। सिम्टम याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं, जब भी कोई वैक्सीन से लेकर ड्रग हम अप्रूव करवाते हैं तो क्या क्या क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आपने बनाई मेडिसिन, ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी की एनिमल के अंदर, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर थोड़े से पेशेंट का जो आपने ग्रुप लिया, फिर उसका नंबर, पेशेंट का नंबर बढ़ा दिया, फिर फेज़ 2 के अंदर और बढ़ा दिया, है ना। उसके अलावा इफेक्टिवनेस वगैरह सब होगी आपकी फेज़ 3 तक। उसके बाद ये मेडिसिन अप्रूव वगैरह होकर सारी डॉक्टर के पास चली जाती है। अब डॉक्टर क्या उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है, लोगों के अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये फेज़ 4 स्टार्ट होता है मार्केटिंग फेज़ के अंदर, फिर देखा जाता है कितने लोगों को इफेक्टिव है। जैसे अभी कोविड की भी देखे जा रहे हैं हम वैक्सीन, तो वहाँ पे अब तो लोगों को लग रही है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम देख रहे हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल ट्रायल जो है गवर्नेंस इंडिया के अंदर कौन से एक्ट हैं, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940, 56 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन 1970, ये एक्ट इसको देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई ड्रग अप्रूव करवानी है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, पहले तो आपने क्लिनिकल ट्रायल करने हैं, वो तो चलो काम हमने अभी पढ़ लिया। परमिशन चाहिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। इसके अलावा एथिक्स कमेटी कि क्या ये एथिकल है या नहीं है, कि आपने मतलब जो लोगों के ऊपर ट्रायल कर रहे हो, ऐसा थोड़ी उनको पता ही नहीं है ना, कि भाई उनको आपने पैसे दिए, क्या उनकी गरीबी की का आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, है ना, तब आपने पैसे दिए, या वो विलिंग थे, या जो भी कंडीशन, ये सब कुछ देखती है। इसके अलावा ICMR से भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो मैंडेटरी है, वहाँ से भी आपको रिक्वेस्ट करके जो भी परमिशन लेनी होगी, ठीक है जी। ड्रग जनरल ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये CDSO के अंदर मैंने बता दिया।
ठीक है जी, ऐड करते हैं इसको। हवाना सिंड्रोम तो रिसेंटली हमने क्यूबा के अंदर भी देखा, तो अभी कमला हैरिस जो थी वो हनोई वियतनाम के अंदर जाना चाहती थी, तो पता चला कि वहाँ पे हवाना सिंड्रोम टाइप कुछ देखने को मिल सकता है। हवाना सिंड्रोम क्या है, यूएस डिप्लोमेट गए, ठीक है, हवाना के अंदर क्यूबा, वहाँ पे उनको लगा कि यार उनके कानों में दर्द, ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई एनर्जी है, कोई एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करके और उनके ऊपर अटैक हुआ है, ऐसी खबरें हैं। तो ये बोला भी गया बहुत बार, तो रिपोर्ट्स भी अभी रिसेंटली काफ़ी आई। इसको बोलते हैं हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, आप हाई एनर्जी जो है ना, आप यूज़ कर रहे हो, अब उस एनर्जी, उसको एनर्जी वेपन कहते हो। अब ये एनर्जी वेपन क्या करता है, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर लगेगा। ह्यूमन बॉडी जो है जैसे लेज़र, एक समझ लो आप, अगर सिंपल भाषा में समझना, हमारी बॉडी के अंदर लगा तो वहाँ पे जो सेल हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता है और हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। हवाना सिंड्रोम इससे रिलेटेड है। स्पेशलाइज्ड एजुकेटर सेल, दोस्तों हमने ये तो पढ़ लिया भाई कि बाहर से कोरोना आ रहा है ना, तो आपकी बॉडी अटैक कर रही है, आपकी बॉडी को पता चला कि ये अपना नहीं है ना, अपने तो अपने होते हैं लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसके ऊपर हमने अटैक करना है। कौन अपना है कौन नहीं है, इसके अपने और गैर के बीच में जो हमें, हमारी बॉडी को कौन बताता है कि आप किसके ऊपर अटैक करना है, किसके ऊपर नहीं करना। जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमन है, वहाँ पे फीटस है ना, बच्चा है, तो बच्चा भी तो बॉडी फॉरन उसको फॉरनर रिकॉग्नाइज कर सकती है ना, तो उसके ऊपर अटैक हो जाए। तो ऐसा हमें कौन समझाता है, इसको बोलते हैं एजुकेटर सेल। स्पेशलाइज्ड एजुकेटर सेल है हमारी बॉडी के अंदर, जो ये बताते हैं कि किसके ऊपर आपने अटैक करना है, कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है, ठीक है जी, ये बताते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो एजुकेटेड सेल जो इनका काम ही यही है, इसके अंदर साथ में प्रोटीन है, AIRE ऑटोइम्यून रेगुलेटर, और ये सारे दोनों मिलके टीच करते हैं काम। पहले थाइमस के अंदर था और ये थाइमस के अंदर होता है, और ये बोला गया कि विद द टाइम थाइमस के अंदर ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे और भी सोर्स है, दैट इज लिम्फ या स्प्लीन, ठीक है जी। तो ये एक्स्ट्रा थाइमिक है, और यहाँ पे एक एसेंशियल है ETAC इसके अंदर भी, ठीक है जी जो अपनी प्रेगनेंसी को मतलब प्रोटेक्ट करता है, मतलब बॉडी को ये बताता है कि ये जो फीटस है ये भी सेल्फ है, नॉन सेल्फ नहीं है, इसके ऊपर अटैक नहीं करना, ठीक है। और ये सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी करते रहते। अगर मान लीजिए इनका फेलियर हो गया और ये बॉडी को टीच नहीं कर पाए, तो मिस कैरेज है ना, ऐसी कुछ चीज़ें, कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ऑटोइम्यून डिजीज़, आपकी बॉडी जो है आपके ऊपर ही अटैक करने लग जाएगी, है ना। अब वेस्ट नाइल वायरस की बात करते हैं दोस्तों। अभी रिसेंटली रशिया ने वार्न किया कि वेस्ट नाइल वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं। फर्स्ट आइसोलेट कहाँ पे हुआ, युगांडा, ठीक है जी। मॉस्किटो से फैलता है, तो यहाँ पे ये ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस एंड वेस्ट नाइल वायरस, इनका ऑलमोस्ट सेम टाइप ही जो सर्कल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वेक्टर कौन है, मॉस्किटो से एक जगह से दूसरी जगह चला गया ये वायरस, तो आपने फैल गया। लेकिन जो रिजर्वियर है इसके, मतलब जिसकी बॉडी के अंदर रिजर्व रहता है ज़रा उसको, वो है बर्ड। डेड एंड होस्ट, ह्यूमन एंड हॉर्स, इसका मतलब क्या है, डेड एंड होस्ट का मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो डेड एंड होस्ट जो है, मतलब अगर इनकी बॉडी के अंदर वायरस आ गया तो ये बहुत ही, जो वायरेमिया, जो वायरस का लोड है बहुत ही कम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे फिर एक दूसरे से आगे ट्रांसमिट करने, इतना इजी नहीं है ट्रांसमिट करना इसको। केरला के अंदर देखा गया, लेकिन उससे पहले हमारा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वगैरह आया, उससे बाद अपना वेस्ट बंगाल के अंदर आया, फिर अभी रिसेंट केरला के अंदर ये देखे गए। ये है कुछ चीज़ें जो आपने वैसे ही लिस्ट याद करनी। एडीज से क्या होता है ना, इनका आपको पता होना चाहिए। क्यूलेक्स से क्या होता है, और एडीज से ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी पूछ सकती है। पोषण 2.0 ये हमने स्टार्ट किया, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अब यहाँ पे टारगेट इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई प्री के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया, ठीक है जी, एंड लो बर्थ वेट, 2%, 2%, 3%, 2%, यहाँ पे पर एनम हमारा टारगेट है। इसको आपने ध्यान से ही नोट करना है, यही चीज़ें हैं जो हमने ध्यान रखनी है। पोषण माह कौन सा है, सितंबर, ठीक है। पोषण वाटिका के घर के अंदर गार्डन बनाओ, आपको जो न्यूट्रिशन वहाँ से मिलेगा, ठीक है। पोषण 2.0 की गाइडलाइंस आई, ठीक है जी। फोकस करेंगे 100 डेज मदर प्रेगनेंसी एंड हर चाइल्ड का सेकंड बर्थडे, उसके बीच में जो हम न्यूट्रिशन को मेंटेन रखेंगे। पोषण ट्रैकर भी है जो ट्रैक करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, वास्टिंग का मतलब क्या है, लो वेट फॉर हाइट, ठीक है। अब यूपीएससी बोल रही लो वेट फॉर एज, ऐसा नहीं है। स्टंटिंग, लो वेट फॉर एज,
अब यहाँ पे लो वेट फॉर हाइट तो चलो क्या होगी, स्टंटिंग ही है, अंडर वेट, लो वेट फॉर एज, ये तीनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलन, दो टाइप के अपने पास प्लांट्स हैं, एक है मोनोशियस प्लांट, यहाँ पे मेल भी है फीमेल भी है, पॉलन कहीं जाएगा ही नहीं, आपस में वहीं पे जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाती है और काम चल जाता है। लेकिन डायशियस प्लांट, यहाँ पे देखो दोनों मेल हैं, यहाँ पे दोनों फीमेल हैं, अगर एक जगह से पॉलन दूसरी जगह जा रहा है ना, वहाँ पे फर्टिलाइज करेगा। अब ये पॉलन मतलब यहाँ से निकला है तो एयर के अंदर तो गया। अब इसी अगर आप येलो कलर के आप देखोगे तो कई सीजन होते हैं पॉलन से बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है ना, तो हमें एक तो प्रेफर करना चाहिए ये वाला तो इसका पॉलन उड़ेगा ही नहीं, है ना। दूसरा, अब लोगों को कैसे पता चले कौन से टाइम पे, अब डॉक्टर के पास कह के मुझे एलर्जी है, डॉक्टर टेस्ट वगैरह करते रहते हैं स्किन के अंदर कुछ ना कुछ वो चीज़ें कि किससे इसको अचार से है या क्या कौन सी चीज़ से, तो डॉक्टर के पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अगर पॉलन कैलेंडर आ जाए, ठीक है, हमें बता दिया कि इस टाइम के ऊपर पॉलन जो है वो बढ़ेगा, तो जिस लोगों को एलर्जी हो सकती है वो अपना एक तो घर से बाहर ना निकले, अगर निकलना है तो मास्क वगैरह पहन के प्रॉपर निकले, डॉक्टर को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ठीक है ये पॉलन का टाइम है, ये आएगा तो मैं पॉलन ही लिखना है, वो प्रिस्क्रिप्शन में पहले ही लिख लेता है ड्यू टू पॉलन, ठीक है। अब वहाँ पे डॉक्टर के लिए भी ईजी हो गया। यहाँ पे पॉलन कैलेंडर लेकिन बनाए कौन, तो ऐसे ही काम चंडीगढ़ ने किया, ऐसा इंडिया लेवल के ऊपर कोई कैलेंडर वगैरह हमारे पास है नहीं, पीजीआई ने, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट किया है पॉलन कैलेंडर फॉर चंडीगढ़ दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखना है, कौन से ट्रीज़ हैं हैव हाई इंसिडेंस ऑफ पॉलन, मतलब किन से पॉलन जो ज़्यादा निकलता है, तो उनके आपने नाम याद रखने, क्योंकि ट्रीज़ के ऊपर यूपीएससी के अंदर एक आधा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं स्पीसीज़ के ऊपर। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, देखो हमारी बॉडी के अंदर एक जीन है FMR1 जीन, अब ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है FMRP। ये प्रोटीन हमारी जो ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लीजिए इस जीन को कुछ हमने चेंजेस हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है। मेल फीमेल दोनों के अंदर होता है, ठीक है जी, ये हमने याद रखना है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा निपा रिटर्न इन केरला, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले मलेशिया के अंदर ओरिजिन हुआ, सिंगापुर के अंदर ओरिजिन हुआ, उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर भी ओरिजिन हुआ, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आया, फिर केरला के अंदर आया, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। ट्रांसमिशन कहाँ से, फ्रूट बैट से ट्रांसमिशन इसका होता है दोस्तों। फ्रूट बैट है, फ्रूट बैट से पिग के अंदर, पिग से ह्यूमन के अंदर हो सकता है, या जो फ्रूट बैट से फ्रूट कोई इन्फेक्टेड है वो हमने खा लिया उससे हो सकता है, ठीक है जी। इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे लोग अगर इन्फेक्टेड हुए उससे हो सकता है। बस यही चीज़ें हमने याद रखनी थी। तीसरी बात, नो नोन ट्रीटमेंट और वैक्सीन, ठीक है, अभी तक हमारे पास है नहीं। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, दो टाइप के हैं, 1 और 2। 1 के अंदर क्या होता है, माउथ एंड फेस के लिए, मान लीजिए कोई यूटेंसिल वगैरह है ना, ऐसी चीज़ें हैं, लिप बाम एक दूसरे के यूज़ कर ली, जो हॉस्टल में करते रहते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है HSV1। 2 हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह उसके थ्रू, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ये डिजीज़ है जो 2 है। इसके अलावा एक और है एलिफेंट एंडोथीलियोट्रॉपिक हर्पीस वायरस। अब ये एलिफेंट के अंदर होता है, यंग एलिफेंट को काफ़ी इन्फेक्ट करता है, अभी रिसेंटली केसेस भी इसके देखे गए, तो ये आपने याद रखना है। इक्विन यहाँ पे हॉर्स को करता है, हॉर्स टू हॉर्स कंटैक्ट हो गया, उसके अंदर भी ट्रांसमिशन हो जाता है दोस्तों। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नैनो स्निफर बना दिए दोस्तों IIT बॉम्बे ने। उन्होंने बोला कि एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट कैसे करना है, उसके लिए हमने क्या बनाया, नैनो स्निफर्स, ठीक है जी। नैनो स्निफर आपने याद रखा, किसने बनाया वो याद है, और इसका पर्पज़ क्या है कि एक्सप्लोजिव्स हैं जो है ना बहुत सारे, और थोड़ा सा भी अगर एक्सप्लोजिव है कुछ तो उसको भी ये डिटेक्ट करता है, तो हमारे आप सिक्योरिटी के अंदर इसको वैल्यूएशन भी ले सकते हो। काम कैसे, ये माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो बहुत ही छोटी छोटी मिनिएचर स्लाइड्स होती हैं ऐसी ऐसी, इनके आपस में कम्बिनेशन करके बनाया जाता है। सच में प्रोसीजर अगर आपने देखा होगा कि इस लेक्चर के अंदर भी कि मैंने प्रोसीजर बहुत ज़्यादा वर्किंग कैसे काम करते हैं वो डिस्क्राइब वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, वो इसका रीज़न है क्योंकि अब टू द पॉइंट में चल रहा हूँ। ऑल्दो DND के अंदर तो हम पूरा डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ प्री देखना है, प्री के लिए ही ये है। वाइट टेस्ट पेंट बनाया गया 99% जो सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक पेंट है एक वेंटा ब्लैक, उसके ही जैसा है, मतलब उतना ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है जी। अब यहाँ पे वाइटेस्ट जो पेंट बनाया गया है ये बना है बेरियम सल्फेट से,
ठीक है, जिसने इसको और ज़्यादा वाइट बना दिया। अब ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे ग्रीन कलर का सोफ़ा है, वो सारी लाइटें जो हैं वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है जी, अगर आप देखोगे लुकिंग ग्रीन, ठीक है, क्यों? बिकॉज फैब्रिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ अब्जॉर्ब ऑल लाइट एक्सेप्ट ग्रीन। यही चीज़ है, बस यही आपने ध्यान रखना है प्री के लिए, कि अगर कोई ग्रीन कलर, कोई भी कलर दिख रहा है, जो कलर दिख रहा है वो कलर वो जो ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो वही हमें दिखता है दोस्तों। ठीक है जी, इसी तरह वाइट कलर है, तो वाइट कलर जो है वो सब कुछ ही, सारी वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ नहीं बचता। जो ब्लैक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, वाइट कलर जो है वो कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, तो अपने पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है वाइट कलर का। ठीक है जी, ब्लैक के अंदर सब कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है। अरे गलती होगी, चलो हो जाती है, हम भी इंसान हैं। फॉस फॉर GOV इनोवेशन चैलेंज, अब ये बनाया गया है, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोड आते हैं, कोड आपने सॉफ्टवेयर देखा, अच्छा उसके अंदर कोडिंग है, आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हो। ठीक है, वो है फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यही गवर्नमेंट ने इस चैलेंज के अंदर स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ओपन सोर्स है, दो होते हैं, क्लोज सोर्स होते हैं कि भाई आपको वो खरीदना ही पड़ेगा, या फिर उसके राइट हैं, उनके लिमिटेड लोगों के पास होते हैं, कोई उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, कोई भी आया उसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफिकेशन का बेनिफिट होता है कि मान लीजिए किसी ने उसको थोड़ा और बेटर बना दिया, तो थोड़ा सा लोगों को, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलता है कि ठीक है ये इसको और कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, यही काम स्टार्ट किया है। ठीक है जी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कोई कॉपीराइट नहीं है, वो कोई भी ले सकता है। क्लोज सोर्स जो है यहाँ पे बता दिया कि ये लिमिटेड बंदों के पास ही रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ये इसकी एग्जांपल है। अब 3D प्रिंटर, इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं आप, क्योंकि ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। UPSC ने 3D प्रिंटिंग बोल दिया, आपने बोला कि जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आपने नाम ही नहीं सुना, वो वहाँ पे लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों का ध्यान रखना। दोस्तों हम कोई चीज़, जैसे अपना सिंपल भाषा में एक प्रिंटर है ना, प्रिंटर के अंदर क्या करते हैं हम कि ठीक है, आपने कोई स्ट्रक्चर है आपके लैपटॉप के अंदर, और वो अपने प्रिंटर को वो सिग्नल देता है, और वो उसको 2 डायमेंशनल बना के दे देता है, आपको पेज के ऊपर आ जाती है। अगर यही मेरे पास 3D स्ट्रक्चर है, तो 3D प्रिंटर है मेरे पास बड़े। ठीक है, 3D प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि मटेरियल है, लिक्विड हमने डाला हुआ है। अब लिक्विड डाला हुआ है तो क्या होगा, जैसे आपने चेयर बनानी है, बनी भी है चेयर, तो चेयर बनानी है तो नॉर्मली आप उसको काट के, है ना, काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो भी मटेरियल है उसको काट के, वेस्ट भी वहाँ पे काफ़ी बचता है। और वो अगर आपने 10 चेयर बनानी तो एक जैसी नहीं बनेगी, इतनी वहाँ पे एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं होती। तो 3D प्रिंटर के अंदर आपने मॉडल तैयार कर दिया, आपके लैपटॉप के अंदर है, वो 3D प्रिंटर के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई लोहे से बनी हुई है, अब वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में वो मटेरियल सारा रहता है, और वैसे ही कास्ट हो जाता है। ठीक है, इससे एक जैसी ही बनती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो तो बेटर है एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे वेस्ट भी नहीं जनरेट हो रहा। ये है 3D प्रिंटर, ऐसे ही घर बनाया है। ठीक है जी, अभी रिसेंटली IIT मद्रास ने, तो ये देखो आप 3D प्रिंटर की टेक्नोलॉजी है, ऐसे ऐसे लेयर ऊपर ऊपर जाती है, उसको बनाते जाते हैं। डीप टाइम प्रोजेक्ट, अभी कोविड के टाइम के ऊपर लोगों ने बोला कि भाई आइसोलेशन बड़ा डिफिकल्ट है। फ्रांस वाले थोड़ा सा ज़रा मोटिवेट हो गए, इन्होंने बोला नहीं, आइसोलेशन अर्थ के ऊपर डिफिकल्ट है, लेकिन हम केव के अंदर भेजेंगे लोगों को केव के अंदर भेज दिया ना, उनको घड़ी दी कि भाई आप टाइम देख लो, है ना, क्या टाइम हुआ। उन्होंने बोला देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बुरा ही चल रहा है ना, तो वो चले गए केव के अंदर। अब पानी भी वहाँ से वो वेल से निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी साइकिल दे दिया कि भाई इसको घुमाते रहो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। तो उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन का अंदर का साइकिल है ना, जो अपना सर्केडियन साइकिल है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको पता चल जाए अब मतलब दिन है रात है क्या, जो भी अपने हिसाब से चलो। तो ये एक्सपेरिमेंट था कि ह्यूमन की जो आइसोलेशन के अंदर कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है, और ये कहाँ पे किया गया, लॉम्ब्रिव्स केव्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ये केव्स कहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे फ्रांस के अंदर, स्पेन के बिल्कुल पास। अगर यहाँ पे मार्क करो तो जियोलाइट एक फिल्टर है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जहाँ पे कैविटीज़ होती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जियोलाइट है। ये कुछ हैं चीज़ें जो यहाँ पे पास होंगी, तो ये वाला जो पहले यहाँ पे थी, बाहर थी, अब इनको अब्जॉर्ब कर लिया इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही इनको अब्जॉर्ब किया, यही काम है जियोलाइट का। तो ये अपना फिल्ट्रेशन सेपरेशन के अंदर काफ़ी काम आता है। ठीक है जी, जियोलाइट्स, और ये अपना ऑक्सीजन बनाने के भी जो
प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मेथड है PSA, उसके अंदर भी ये काम करता है, ये आपने ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें आ जाती। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट, ड्रोन है, ड्रोन को हमने बोला कि ठीक है, ड्रोन के अंदर आपने देखा होगा एक मूवी भी थी, वहाँ पे ब्लड जो है, ब्लड एक ड्रोन के थ्रू पहुँचाया जाता है, काफ़ी ट्रैफिक होता है, वहाँ पे पेशेंट को ज़रूरत होती है, ठीक है जी, और बाद में वो पेशेंट जो है हीरोइन निकलती है और जिसने भेजा वो हीरो निकलता है। ये मूवी की कहानी थी दोस्तों। अब यहाँ पे मेडिसिन है, आपने ड्रोन के थ्रू पहुँचानी है। ड्रोन हम जब ऑपरेट करते हैं उसके दो चीज़ें हैं, एक तो आपका विजुअल लाइन ऑफ साइट, मतलब आपने यहाँ से ड्रोन भेजा और आपको पता है वो जा रहा है, ठीक है, और आप ऑपरेट कर रहे हो। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है जी, आपको इस पॉइंट तक पता चल रहा है कि ये ड्रोन है, विजुअल लाइन ऑफ साइट बोलते हैं दोस्तों, इतना तो आपको दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कि ड्रोन कहाँ गया, कोई पहाड़ी आ गई या फिर वो गली के इधर मुड़ गया या कुछ बिल्डिंग आ गई, मतलब आपको विजिबिलिटी डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट कैसे है, आपको कैमरा लगा हुआ, कैमरा आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, आप देख के अच्छा मेरा ड्रोन यहाँ पे जा रहा है। BVLOS जो है इसको अलाउ नहीं करते अपना US जो 2021 रूल्स है, ठीक है, यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता कि भाई आपने ये नहीं ऑपरेट करना, ठीक है। अब कैसे क्यों नहीं करना भाई, यहाँ पे डिफ़िकल्टी रहती है कि मान लीजिए कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए, पहली बात तो है ना, दूसरे एक्सीडेंट के खतरे भी हैं, अगर किसी गाड़ी को टच कर गया या कुछ कर गया है ना, तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो तेलंगाना ने बोला कि हम मेडिसिन वगैरह पहुँचाएंगे, तो इसके लिए स्पेशल एग्जाम्पशन ली गई, किसके लिए, BVLOS के लिए, ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रोवाइड की गई। विजुअल लाइन ऑफ साइट, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मैंने आपको बता दिया, ये देखो पिक्चर हमारे पास पिक्चर, ये है BVLOS। आप एक्सटेंडेड विजुअल लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हो, लेकिन ये इंडिया के अंदर रूल्स के अंदर कुछ इसका है नहीं कि मतलब आपका दोस्त खड़ा है यहाँ पे, वो कोई भी मतलब खड़ा है, वो आपको बता रहा है, ठीक है, डायरेक्शन दे रहा है, एक्सटेंडेड आती है, लेकिन ये अपने इंडिया के अंदर इसको हम बात नहीं करते। अगर हम बात करें कि भाई ड्रोन्स को कैटेगराइज किया गया नैनो से लेके माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है जी, इनके कितने कितने ग्राम के। इसके अलावा रूल्स के अंदर बोला गया जो US है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है, उसके अंदर आपको एयरप्लेन से लेके रोटर क्राफ्ट, जहाँ पे जो रोटर ब्लेड्स होते हैं उसके, अगर आप पिक्चर हमारे पास है नहीं तो मैं दिखाता, तो यहाँ पे रूल्स के अंदर बोला गया नो परमिशन नो टेक ऑफ। अगर आप कल की क्लास के अंदर देखो, कल की क्लास के अंदर हमने रेड, ग्रीन, येलो जो D&D की क्लास है वहाँ पे जोन बताई थी कि रेड जोन के अंदर आप ड्रोन ऐसे नहीं ले जा सकते, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, है ना। सिमिलरली थोड़ी येलो के अंदर थोड़ी सी रिलैक्स है, और ग्रीन के अंदर बिल्कुल ही काम रिलैक्स है, वहाँ पे आप ड्रोन उड़ा सकते हो। इसके लिए लेकिन ड्रोन उड़ाएगा कौन, है ना, एक तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कंपनीज जो भी इन्वॉल्व है उनका जो प्रिंसिपल सिस्टम जो बिजनेस है वो विद इन इंडिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे जैसे गाड़ी है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, बंदा भाग गया तो पता चल जाता है, ऐसे ही ड्रोन का एक UIN नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर ड्रोन कहीं पकड़ा गया पार्लियामेंट के ऊपर या कहीं पे ऐसे घुमा रहे हो आप, है ना, वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो आपको उसके थ्रू ट्रेस करेंगे। इसके अलावा आप ऑपरेट कर रहे हो, आपका भी तो लाइसेंस चाहिए, इसके लिए यूनिक एयर ऑपरेटर परमिट, और ये आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर मिलेगा। दोनों चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। सुपरसोनिक फ़्लाइट की बात करते हैं दोस्तों। अगर फ़्लाइट कोई जा रही है, अब साउंड की स्पीड है, हमने देखा साउंड की स्पीड से कम ही जाती है ज़्यादा, है ना, साउंड की स्पीड से ज़्यादा चल जाए तो सुपरसोनिक जो हम उसको फ़्लाइट बोलते हैं। अब पहली बात है कि क्या पास के अंदर है, हाँ पास के अंदर उड़ाई गई हैं, लेकिन इनका खतरा बहुत है, ठीक है। उसकी एग्जांपल ये एग्जांपल याद करने की ज़रूरत नहीं रखी, इसलिए गई है। आप मेंस के अंदर जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन प्री की बात करोगे तो यहाँ से एक एक पॉइंट उठा के वहाँ पे रख लेना अपनी मर्जी से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 1.7 मैक तक भी गई है, जो मतलब जो साउंड की स्पीड तक, लेकिन चैलेंजेस क्या है, एक तो वहाँ पे फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, तो फ्यूल आपको एक क्लीन चाहिए। इसके अलावा जो कानों को बहुत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज इट कैन क्रिएट सोनिक बूम, ठीक है दोस्तों, सोनिक बूम एक्सप्लोजन। अब ये कैसे काम करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो आप खड़े हो, ये एक एरोप्लेन है, ये अब यहाँ पे जो साउंड है ये ऐसे ट्रेवल कर रही है ना, ऐसे ट्रेवल कर रही है। अगर मान लीजिए कोई स्टेशनरी है, स्टेशनरी की एग्जांपल देते हैं, तो ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करती जाएगी, ऐसे ऐसे ट्रेवल करती जाएगी, मतलब हर एक साइड के दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो बराबर होगा, डिफरेंस। लेकिन अगर ये इस टाइप को मूव कर रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपस में क्लोज आ जाती हैं और यहाँ पे दूर चली जाती हैं। ये है, यहाँ पे अगर मैं इस पिक्चर को देख के बताऊँ तो मैं ये बताऊँगा कि जो भी ये बॉडी मूव कर रही है ये लेस देन जो स्पीड ऑफ साउंड है ना,
जो साउंड की स्पीड है उससे कम स्पीड के ऊपर मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि साउंड इसके आगे आगे जा रही है और ये थोड़ा पीछे है बॉडी। अब बॉडी यहाँ पे, साउंड देखो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे अगर बॉडी मूव कर रही है इसी डायरेक्शन के अंदर, अब इसकी स्पीड कितनी है? अब यहाँ इसकी स्पीड है इक्वल टू साउंड स्पीड, ठीक है, क्योंकि साउंड अगर आप देखोगे ये ट्रैवल कर रही है और बॉडी भी उसी टाइम वहीं पे है, तो ऐसे ट्रैवल कर रही है। अब बात करते हैं सुपरसोनिक। अब ये साउंड तो आपकी पीछे रह गई है ना, ये पूरा ऐसे पीछे रहेगी और ये बॉडी आगे चलेगी। अब जब सुपरसोनिक के ऊपर जाते हैं ये पूरी कोन बनती है, तो यहाँ पे सोनिक बूम बनता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। यही बात यहाँ पे की गई है। डॉपलर रडार की बात करते हैं, ठीक है जी। रेडियो वेव्स आप यूज़ करते हो, हम डॉपलर रडार यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, रेन आ रही है नहीं आ रही है ना। इसके अलावा यहाँ पे ये तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इंडिया का रडार सिस्टम कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, ये आपने देख लेना। हाँ, यहाँ पे देखते हैं। अब इसका दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, रेड शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट है, इसका मीनिंग क्या। अभी हमने रिसेंटली अभी लास्ट जो टॉपिक था उसमें पढ़ा कि बॉडी जो है जो मूव करती है तो साउंड उसके आगे आगे मूव करती है अगर बॉडी की साउंड से स्पीड कम है। बस है, बस की स्पीड कम ही होगी साउंड से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस हो रहा है यहाँ पे। अब क्योंकि मूव इस साइड को कर रही है, यहाँ पे आप खड़े हो तो ये आपकी तरफ मूव कर रही है ना। ये है एक वेवलेंथ, ये वाली, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं वेवलेंथ देखूँ तो यहाँ पे वेवलेंथ देखो तो बहुत ही कम है, यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेम है चीज़, बॉडी इस टाइप को मूव कर रही है तो वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है जी, और यहाँ पे वेवलेंथ जो है ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर ब्लू की वेवलेंथ एंड रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा वेवलेंथ मिल रही है तो ये कौन सा कलर शो करेगी, रेड। यहाँ पे कम वेवलेंथ मिल रही है तो ब्लू, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम चीज़ है। इसको बोलते हैं कि अगर आपकी तरफ आ रही है तो ब्लू शिफ्ट है, अगर आपसे दूर जा रही है तो वो है रेड शिफ्ट। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपसे दूर जा रही है, यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये कौन सी है, रेड शिफ्ट दोस्तों। इसके अलावा रडार को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जितना ज़्यादा जो लिक्विड है वाटर उतना ही रडार रिफ्लेक्ट करके वापस आती है, ठीक है। इवन आपकी जो गाड़ी आ रही है सामने से, यहाँ से हम रडार छोड़ते हैं, गाड़ी की जितनी स्पीड है उससे टकरा के रडार हमारे पास कितने टाइम में आती है, पुलिस वाले देखते हैं, उसी हिसाब से आपका चालान कटता है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है। अब यहाँ पे लेकिन जो ड्राई स्नो है, फॉग वगैरह, वहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी इतनी नहीं है, इसलिए उसको जो डिटेक्ट करना मुश्किल होता है रडार से। लेकिन अभी रिसेंटली टाइम के अंदर थोड़ी बहुत एडवांसमेंट हुई। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट UFO यहाँ पे देखेगा US के अंदर कुछ, अब अभी तक रिपोर्ट्स ही आ रही हैं लेकिन कुछ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हुई नहीं। और यहाँ पे देखो ये कुछ देखा गया, कुछ नहीं बोला एलियन है या कुछ है। इसी वजह से स्टॉर्म एरिया 51 भी न्यूज़ के अंदर आ गया। स्टॉर्म एरिया 51 जो बहुत ही गार्डर्ड एरिया है, ठीक है, गार्ड किया जाता है, यहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता USA के अंदर। और लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पे US ने जो अपने एलियंस रखे हुए हैं, ठीक है। एंटी ड्रोन की बात होगी, ठीक है जी, ड्रोन की बात कर ली हमने, लेकिन ड्रोन का खतरा भी तो है, इसलिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। इसीलिए कुछ टेक्नोलॉजी ड्रोन डोम, जैसे आयरन डोम इजराइल का था जो राफेल ने बनाया, उसी ने ड्रोन भी बनाया, 360 डिग्री कवरेज देता है। ड्रोन आया, आपने उसको ट्रेस करना है, उसको टारगेट करना है। ड्रोन हंटर है, इसी तरह वो जाल फेंकता है, ठीक है। ड्रोन यहाँ पे अगर आप देखोगे नेट फेंकता है, वहाँ पे पकड़ता है उसको। ड्रोन शील्ड भी है, वो हम पे शूट करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा आप बात करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। रिसेंटली ये बोला कि भाई कोविड आ गया तो वहाँ पे भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से हम वैक्सीन वगैरह लगा दें, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई आप प्राइवेसी का, ठीक है जी। अब यहाँ पे इंडिया के पास फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है क्या, मतलब आपने देखा होगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी करती है क्या, 3-4 काम करती है। आपके पास डेटा है पूरा, यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल का फेस वगैरह, पिक्चर वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई पिक्चर, आपने कहीं पे क्राइम हुआ और आपने देखा कि CCTV के अंदर पिक्चर है, वो लेके आ गए, उसके बाद फेस डिटेक्शन हुआ। अब फेस जब आपने रखा वहाँ पे, फेस का जो पूरा एनालिसिस हुआ और वो एक डेटा फॉर्मेशन के अंदर क्रिएट होता है कंप्यूटर के अंदर। अब वो डेटा जब फेस की फीचर के हिसाब से बनता है और बाकी जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टोर है हमारे पास, यहाँ पे पूरा और बहुत से क्रिमिनल के जो डेटा पड़े हुए हैं, उनके फेस की, उनकी पिक्चर है, उनकी पिक्चर ने भी डेटा जनरेट किया, दोनों आपस में मैच करते हैं। अगर मैच कर गए तो क्रिमिनल वहाँ पे उसको पकड़ लेते हैं। इंडिया के अंदर पास्ट में क्या हुआ, ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लेके आए NCRB के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने इसी को किससे लिंक किया, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTN।
इसके साथ भी लिंक किया, जुडिशियल सिस्टम के साथ, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके साथ भी लिंक किया, ठीक है जी। खोया पाया पोर्टल, अगर कोई बच्चा गुम हो गया तो उसको कैसे ट्रेस करना है ना, मतलब ढूंढना कैसे, इसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने उसके साथ भी किया। तो ये कुछ उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे इसके लिए इसके अलावा यहाँ पे क्या एयरपोर्ट के अंदर है, बिल्कुल है। मान लीजिए कोई क्रिमिनल आ रहा है ना, तो वहाँ पे उसका जो फेस है उसको भी ट्रेस कर सकते हैं। डीजी यात्रा जो इनिशिएटिव के अंदर इसको लगाया गया। इसके अलावा सिविक इलेक्शन के अंदर तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने भी ये बोला। सैटेलाइट इंटरनेट की बात करते हैं भाई। सैटेलाइट इंटरनेट काफ़ी पहले तो हम यहाँ पे दूसरा इंटरनेट दे रहे हैं, तो कुछ अपनी कंपनीज काफ़ी हैं वो बोल रही हैं कि हम जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट काफ़ी लगाएंगे ताकि ब्रॉडबैंड दिया जाए। ये है अपना हाई अर्थ ऑर्बिट, ये है लो अर्थ ऑर्बिट, ये आपकी अर्थ बैठी है दोस्तों। यहाँ पे अपना एक सैटेलाइट रखा है, यहाँ पे एक सैटेलाइट रखा है, दोनों में फ़र्क है। अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर सैटेलाइट इंटरनेट देता हूँ, तो जैसे इंटरनेट इसके अंदर मैंने दिया तो यहाँ पे जो सिग्नल है हमारे तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा। इससे पहले तो बंदा खुद आके बता देगा भाई मैंने ये बोलना था तुझे, है ना। तो यहाँ पे स्पीड बहुत लो रहेगी भाई, इतना आप डिले बहुत रहेगा। तो हम लो अर्थ ऑर्बिट को टारगेट करते हैं, जल्दी जल्दी सिग्नल पहुँचेगा, पहला बेनिफिट ये है। लेकिन यहाँ पे अगर फुटप्रिंट देखोगे तो जितना दूर सैटेलाइट है वो उतना ही अर्थ का ज़्यादा एरिया कवर करेगा। मैंने एक बहुत बार एग्जांपल दी है। ये अपनी वॉल है, यहाँ पे आपने टॉर्च रखी है बिल्कुल पास, तो टॉर्च एक छोटा सा सर्कल बनाएगी, है ना, अपनी लाइट से इतना सा। अगर आपने थोड़ी सी दूर टॉर्च ले गए हो तो वो एक बड़ा सर्कल बनाएगी, इतना बड़ा। यही चीज़ है, यहाँ पे एक टॉर्च समझ लो और एक पास में समझ लो। तो जब पास में है तो आपको बहुत से सैटेलाइट वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ये दिक्कत भी है, ठीक है। लेकिन खैर यहाँ पे इसका बेनिफिट भी है, ये इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। कंपनीज की एग्जांपल ये यहाँ पे पड़ी है। जब आपका मेंस आएगा तो यहाँ पे आप इसको एग्जांपल 2-3 उठा लेना। बैलून के थ्रू लून ऑब्जेक्ट भी है ना, ये था लेकिन बाद में कुछ इसका बना नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है कि ये जो बैलून टाइप, बैलून के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्प्रेड किए जाते हैं, एक दूसरे सिग्नल भेज के आगे आगे भेजते हैं। QSIM, ठीक है, कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है, मेती ने, ठीक है जी। अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि आपको कोई जैसे क्वांटम कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, उसका डेटा और उसका बेनिफिट देने के लिए, ठीक है, बहुत सारे रिसर्चर या स्टूडेंट को ये टूल किट प्रिपेयर की गई है। यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर और नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटर के अंदर क्या फ़र्क है, ऐसा ये तो हर किसी के लिए भी समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये बेस्ट वे है मुझे लगता है एक समझाने के लिए। अपने पास ट्रेडिशनल कंप्यूटर है, आपने उससे बेट लगा ली कि भाई ठीक है, अगर हेड है, टॉस करते हैं, तू भी टॉस कर, मैं भी करता रहता हूँ, तो अगर मतलब सपोज करो कंप्यूटर है और उसके सामने 50 लोग बैठे हुए हैं ना, और वो लोग कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, टॉस करेंगे। तो अगर हेड है तो कंप्यूटर जीतेगा, टेल आए तो कंप्यूटर लोग जीतेंगे। तो कितने टेल आए, लोगों ने कितनी बार टॉस किया, उसके बाद कंप्यूटर ने कितनी बार टॉस किया, उसमें कितने हेड आए, उसके बेसिस के ऊपर हम बता देंगे कौन जीतेगा। टॉस होना स्टार्ट होती है दोस्तों, आप भी टॉस करते हैं, वो भी टॉस करते हैं, लास्ट में हेड आया, कंप्यूटर जीतेगा, टेल आया तो आप जीतोगे, और यहाँ पे रिजल्ट आता है आप जीत गए, 53% टेल आया, एंड जो कंप्यूटर है 47% वहाँ पे कंप्यूटर जीता, हेड आया। ये तो थी ट्रेडिशनल कंप्यूटर की। आप बोला कि ले हम तो हरा देंगे किसी को भी, है ना, थोड़ा सा आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। आप चले गए क्वांटम कंप्यूटर के पास, उसको बोला ले हेड आया तू जीता, टेल आया हम जीते, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर कहता है कि जैसे आप खेल रहे हो वो चीज़ नहीं है, तो आपको समझाता है लेकिन आप मानते नहीं। हेड आया तो कंप्यूटर जीतेगा, टेल आया तो आप जीतोगे। यही सिस्टम है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर का, मतलब 0 और 1 के ऊपर वो काम करता है। लेकिन जब कंप्यूटर के साथ आप क्वांटम कंप्यूटर के साथ खेलते हो तो वहाँ पे पता चलता है कि आप सिर्फ 3% जीते हो और क्वांटम कंप्यूटर 97% इसको वोट्स, ठीक है। तो इट मीन्स के क्वांटम कंप्यूटर ने तो वैसे ही हरा दिया। लेकिन यहाँ वो कंप्यूटर फिर भी सोच में पड़ता है। आपने पूछा क्या हुआ, वो कहता है कि आपके पास 3% कहाँ से आई, है ना। उसका रीज़न ये है कि 3% भी लोग इसलिए जीते हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कुछ जो फॉल्ट आ गया था, ठीक है। ये बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर किसी को जीतने नहीं देगा। अब क्वांटम कंप्यूटर ऐसा करता कैसे है, देखो यहाँ पे अगर जो नॉर्मल कंप्यूटर था वो जब टॉस करता है उसका जो हेड आया या फिर टेल आया, दो चीज़ें पॉसिबल थी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के अंदर ना ही तो हेड आता है ना ही टेल आता है। क्वांटम कंप्यूटर के अंदर आपको एक मिक्स स्टेज मिलती है। अगर यहाँ पे आप देखोगे आधा हेड है आधा टेल है, मिक्स कंडीशन। तो जैसे जैसे टॉस चलती गई लास्ट पॉइंट तक क्वांटम कंप्यूटर के अंदर जो है वो इसी कंडीशन के अंदर रहता है। और जब लास्ट के अंदर उसको पता है हेड आया मैं जीतूंगा, तो वो सारे के सारे हेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है। अब ये वाली चीज़ हेड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, टेल के अंदर भी हो सकती है। सो इसलिए इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 0 एंड 1 ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है क्वांटम। डिफेंस के अंदर करते हैं, नॉर्थ कोरिया का आपको पता है हर दूसरे दिन दिवाली की तरह वो कोई ना कोई मिसाइल छोड़ता रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल की बात हुई थी, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल के अंदर देखें तो अब एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके ये नीचे आ जाती है ना, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी चलती है। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल का इतना आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर गिरती है। तो अब आपका आधा कंट्रोल है, इट मीन्स कि आपकी क्या एक्यूरेसी इसकी कम होगी, है ना। लेकिन ये लॉन्ग रेंज के लिए बनती है। क्रूज मिसाइल जो है वो एग्जैक्ट टारगेट करती है, जैसे जेट इंजन अपना, ठीक है, वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पे तो रॉकेट इंजन जो अपना रॉकेट लॉन्चर भी है उनके अंदर यूज़ किया जाता है, वही चलता है। अब यहाँ पे क्रूज मिसाइल जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है ज़्यादातर, और यहाँ पे एंड पॉइंट तक आप उसको टैकल कर सकते हो, हाँ भी ठीक है, कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ इसको इधर उधर कहाँ भेजना है। तो लेकिन ये इतनी दूर नहीं जाती, स्पीड बहुत है इसकी। ब्रह्मोस मिसाइल इसकी क्रूज मिसाइल की एग्जांपल है। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी अग्नि से लेके ये अपनी बैलिस्टिक मिसाइल है। पाइथन 5 क्या याद रखना है मिसाइल के बारे में, एयर टू एयर मिसाइल पहली बात, ठीक है जी। इसके अलावा स्पीड अप टू 4 मैक, तो मतलब जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा, ये आपने ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ पे स्पीड बताएगी, सुपरसोनिक किसको कहते हैं, हाइपरसोनिक किसको कहते हैं। अग्नि पी मिसाइल, अग्नि मिसाइल हमने देखी, अग्नि मिसाइल। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर मिसाइल की हमने क्लासिफिकेशन कहाँ पे करनी है। मिसाइल की क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, DND का फोल्डर है, वहाँ पे MCQ वाला सेक्शन है। MCQ के अंदर साइंस एंड टेक वाला सेक्शन है। लास्ट के अंदर मैंने सारी मिसाइल के बारे में क्लासीफाई भी किया हुआ है और उनके बारे में बताया भी हुआ। अगर आपने क्विक वहाँ पे रिवीजन लेनी है ले सकते हो, ठीक है। जो अग्नि पी मिसाइल है ये थोड़ा सा उसका लेटेस्ट वर्जन है अग्नि का, ठीक है, प्राइम। यहाँ पे क्या ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी है, रेंज क्या है 1 to 2000। तो ये पाकिस्तान को तो टैकल कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन चाइना की पूरी मेनलैंड को इसे कवर नहीं कर सकती। और जो अग्नि 1 है 2 है मिसाइल है वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, उनको ये रिप्लेस करेगा। सो अग्नि पी एंड अग्नि जो 5 मिसाइल्स हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कौन सी मिसाइल्स हैं, पटना, ये भी वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, उसी के अंदर आप लेक्चर को देख सकते हो। आकाश NG एंड MPATGM, ठीक है। आकाश मिसाइल के बारे में इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आगे आएगा आकाश वाला, ठीक है, आकाश मिसाइल के बारे में। अब बात करते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या याद रखना है, वही है, उसकी रेंज क्या है और ये काम कैसे करता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। रेंज अप टू 2.5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये तो वहाँ पे UPSC दे देगी हमें, ठीक है जी। पोर्टेबल है, ठीक है, UPSC हो सकता है अगर ये नाम दिया तो फिर वहाँ पे पोर्टेबल है या नहीं है उसके बारे में बात करेगी, अदरवाइज ये सीधा क्वेश्चन बनता है। गजनवी मिसाइल किसको बिलोंग, पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 290। अब UPSC गजनी मिसाइल जो है इंडिया के पूरा इंडिया को कवर कर देगी, कुछ ऐसा ना कुछ ना कुछ UPSC क्वेश्चन पूछती रहती है, तो उस हिसाब से आपको रेंज थोड़ी सी ध्यान में रखनी। आकाश मिसाइल जो अभी इसके मैंने बोला, आकाश प्राइम मिसाइल। यहाँ पे पहले आकाश मिसाइल देखते हैं। आकाश मिसाइल लेके S एंड A है ना। अब सरफेस टू एयर उल्टा अगर आपको याद नहीं तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, मैक्सिमम रेंज इसकी थी 25 किलोमीटर, ठीक है। 96% इंडिजीनियस मटेरियल दोस्तों इसका, मीडियम रेंज मिसाइल है। उसके बाद हम लेके आकाश NG मिसाइल जो अभी मैंने बोला था करवाएंगे, ये भी सरफेस टू एयर है, ठीक है जी। स्पीड इसकी अराउंड 2.5 मैक, तो मतलब उससे ज़्यादा है जो अपनी नॉर्मल साउंड की स्पीड से। 60 किलोमीटर तक रेंज है, ठीक है जी। इसके अलावा जो रामजेट वगैरह इंजन थे वो रिप्लेस करके इन्होंने नया इंजन यहाँ पे लगाया, सीकर हेड, जो मतलब डिटेक्ट करता है सामने ऑब्जेक्ट को, वो भी यहाँ पे नया लाया गया। फिर अब आकाश प्राइम लेके आए। आकाश प्राइम के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड जो सीकर हेड हमने लगा दिया है, ठीक है, जो सामने डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से अटैक करेगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो पहले बात करते हैं सिंपल चीज़ की, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है जी। फिजन तो अपना जो रेडियो अपना चल रहा है, जहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने रेडियो एक्टिव मटीरियल को रखा, उसको यूरेनियम को रखा, उसको ब्रेक किया छोटे छोटे पार्ट के अंदर, बड़ा पार्ट आपका छोटे पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूज़न जो सन और स्टार के अंदर होता है, यहाँ पे छोटे पार्ट मिलके एक बड़ा पार्ट बनाते हैं। जैसे ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ये मिले है ना, हीलियम निकला, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनती रहती हैं। यहाँ पे एनर्जी देखें तो हम न्यूक्लियर फिजन से तो बना रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारा न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, उसको हम कहाँ छुपाएं कहाँ रखें, है ना, कुछ पता नहीं चलता, रेडियो एक्टिव रहता है। चाहे आप उसको ग्लास के अंदर मर्ज करके अर्थ के रॉक के अंदर कहीं पे छोड़ दो तो वो भी प्रॉब्लम रहती है, धीरे धीरे वो इरोड होता रहता है। फ्यूज़न जो है
इसको कन्वर्ट करना, अब इससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, यही काम किया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड अभी चल रहा है। ईस्ट, यहाँ जिसको आर्टिफिशियल सन भी बोलते हैं, चाइना ने, तो वहाँ पे उसने 10 टाइम्स जो सन के अंदर टेम्परेचर, उससे 10 टाइम्स उसने अटेन कर लिया, मतलब इतना टेम्परेचर। अब इसके लिए देखो कितने आपको हाई लेवल के मटेरियल भी चाहिए जो इसको इतना टेम्परेचर टॉलरेट कर सके। अब ये चाइना को है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें वर्किंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने दोनों को मिलाना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर भी चाहिए। कैसे काम करता है इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। ये है दोस्तों थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब आपका हाइड्रोजन बॉम्ब एंड एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर तो आपका मटेरियल है वो 2 पार्ट के अंदर ब्रेक हो रहा है, जस्ट लाइक न्यूक्लियर फिजन। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉम्ब है 2 पार्ट छोटे कंबाइन हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है जी, जो सन वगैरह के अंदर होता है हाइड्रोजन। लेकिन ये दोनों को कंबाइन करके, है ना, दोनों को छोटों को कंबाइन करके बड़ा बना के आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, एनर्जी जनरेट करके, इतना ईजी है? इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए अगर आप देखो हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, जो फिजन है, जिसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा पार्टिकल जैसे यूरेनियम है उसको छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं हम। अब यहाँ पे जैसे आपने ब्रेक किया और एनर्जी बहुत जनरेट हुई, इट मीन्स के हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, बहुत सारी प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है फ्यूज़न के बेस के ऊपर, जिसको मतलब जो छोटे पार्ट हैं वो बड़े के अंदर कन्वर्ट होंगे, जिसको आपको हाई एनर्जी चाहिए, हाई आपको हीट चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, आएगी, तो वो यहाँ पे हीट इसको मिल जाएगी और उसके बाद ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। ऐसे आपका जो हाइड्रोजन बॉम्ब चलता है दोस्तों। इसी बेस के ऊपर अभी जो हम फ्यूज़न रिएक्शन की क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे मतलब एनर्जी बनाएंगे जो थोड़ी क्लीन है एज़ कम्पेयर टू उसके, ठीक है जी, फिजन के। तो लेकिन इसके लिए अभी काफ़ी काम चल रहा है, देखते हैं फ्यूचर के अंदर होता क्या। इसके अलावा दोस्तों आपने क्या क्या करना, आई स्टैम्प, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, टू दी पॉइंट रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मिशन वत्सल्य, आपको क्या याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। सारे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने, एक आधा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि ये किसके बारे में है, ठीक है जी। इसके अलावा 5 स्टार जो ईट राइट स्टेशन है, जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है, इसके अलावा पहले भी मिल चुका है। इंस्पायर मानक अवार्ड, ये आपने दोस्तों ध्यान में रखने हैं और इनको पढ़ना है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कुछ इसमें ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। सो दोस्तों आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है और जितना अच्छा जाएगा उतना हमारे लिए बेटर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।